मैथ चैप्टर में इस साल एक बहुत काम की बात है जो आपको ध्यान रखनी है। मैथ इंडियन कंपनी पे भी लगता है एंड फॉरेन कंपनी पे भी लगता है। फॉरेन कंपनी के लिए मैथ की रेट है 15% जैसा कि इंडियन कंपनी पे है, परंतु फॉरेन कंपनी के ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 115A, 115AB, 115AC, 115AD, इन सब सेक्शंस में फॉरेन कंपनी के ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के प्रोविजंस है और कई बार ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 15% से भी कम हो जाती है। तो फॉरेन कंपनी का ये कहना है कि हमारे ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कई बार 15% से कम लगती है बिकॉज ऑफ अ प्रिविलेज टू अस, लेकिन दूसरी तरफ आप मैट के नाम से हमसे 15% ले लेते हो तो ये तो ज़्यादती है ना। आप हमें बोलते हो जनरली आपका रेट ऑफ टैक्स है 10%, परंतु मैट के अनुसार हमसे आप ले लेते हो 15%, तो ये तो गलत बात है। तो इस बात का निवारण करने के लिए आज से कुछ साल पहले ऐसा अमेंडमेंट आया था कि फॉरेन कंपनी की बुक प्रॉफिट निकालते समय वो सारी इनकम जिस पे रेट ऑफ टैक्स 15% से कम है उन सारी इनकम को बुक प्रॉफिट में काउंट मत करिए। एंड ऑब्वियसली जब उसकी प्रॉफिट बुक प्रॉफिट में काउंट नहीं हो रही है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स भी बुक प्रॉफिट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। यानी सार ये है कि इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी दोज इनकम विच आर लायबल टू टैक्स एट लेस देन 15%, all those income will be subtracted while computing book profit and all expenditure related to such income shall be added while computing book profit। और इसी रिगार्ड में इन्होंने कुछ इनकम का नाम बताया था, जैसे कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। नंबर 2, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। नंबर 2, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। नंबर 3, इंटरेस्ट, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये सारी जो इनकम है तो ये तो यहाँ पे कवर हो गया ना, इसको क्या तो रॉयल्टी लिखो आप। तो ये सारी जो इनकम है, इन इनकम पे यदि रेट ऑफ टैक्स 15% से कम है तो न तो ये इनकम बुक प्रॉफिट की काउंटिंग में आएगा, न इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स बुक प्रॉफिट की काउंटिंग में आएंगे। इनकम है तो लेस कर दो, एक्सपेंडिचर है तो ऐड कर दो। इस साल इस टॉपिक में डिविडेंड बोल के एक और इनकम ऐड हो गई, यानी फॉरेन कंपनी की बुक प्रॉफिट निकालते समय डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम and expenditure related to dividend will not be considered as expenditure। तो वो है तो बहुत सिंपल सी बात। आपको लगता है कि ठीक है, जहाँ 4 पॉइंट थे वहाँ 5 पॉइंट याद कर लेंगे। पहले था फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और कैपिटल गेन। अब इसमें इनकम और बढ़ा देंगे, डिविडेंड, बात खत्म। बट टू बी नोटेड, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ पे मोटा मोटी 10% टैक्स लगता था, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे 10%, इंटरेस्ट पे कभी 5 कभी 10% और रॉयल्टी पे 10%। लेकिन डिविडेंड तो ऑलरेडी 20% के लिए लायबल था। आपका रूट तो ये था ना, आपका लॉजिक तो ये था कि जिस इनकम पे 15% से कम टैक्स लगे उसे बुक प्रॉफिट में काउंटिंग में मत करिए, परंतु डिविडेंड इज नॉट दैट काइंड ऑफ इनकम। डिविडेंड पे तो ऑलरेडी 20% टैक्स लगता है, तो हिसाब से डिविडेंड शुड नॉट हैव बीन इंसर्टेड। बट सरप्राइजिंगली इन दिस फाइनेंशियल ईयर दे मेड एन अमेंडमेंट एंड एडेड वन मोर पॉइंट, डिविडेंड, यानी फॉरेन कंपनी की बुक प्रॉफिट निकालते समय डिविडेंड इनकम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिविडेंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज स्ट्रेंथफुल वाइटल पॉइंट टू बी नोटेड। अगली जो बात बताने जा रहा हूं ना, उसका चैप्टर का नाम मत पूछो,
तो यदि आप मुझसे चैप्टर का नाम पूछोगे ना तो टॉपिक का नाम होगा रिलीफ, सेक्शन 89(1). आपने ये टॉपिक को इंटरमीडिएट में किया होगा तो आप बोलेंगे कहाँ, ये तो इंटरमीडिएट में भी बहुत जल्दी में किए थे, इंटरमीडिएट के लिए भी नॉन इम्पॉर्टेंट है, फाइनल में तो ये टॉपिक कभी किया ही नहीं। लेकिन ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला चैप्टर का नाम मत पूछो। तो वैसे तो चैप्टर का नाम है रिलीफ, लेकिन ये प्रोविजन डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ मैट, और बेसिकली इस टॉपिक का ओरिजिन है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो अल्टीमेटली आप सीखेंगे, या आप जो पढ़ने चाह रहे दैट अमेंडमेंट इज अंडर सेक्शन 89(1) रिलीफ, लेकिन ये प्रोविजन डायरेक्टली कनेक्टेड है मैट से, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से, और इस टॉपिक का ओरिजिन है ट्रांसफर प्राइसिंग 92CC एंड 92CE से। अब आप देखिए अमेंडमेंट है क्या। प्रोविजंस ऐसा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग 92CC एंड सेक्शन 92CE, दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इनके कारण यदि कोई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पुराने ईयर की बुक प्रॉफिट इस साल ऐड हो रही हो, यदि बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 92CC और सेकेंडरी एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 92CE के तहत कोई पुराने ईयर की बुक प्रॉफिट इस साल की बुक प्रॉफिट में ऐड हो रही हो, तो फिर इस बंदे को एक रिलीफ मिलेगा। इफ इनकम ऑफ पास्ट ईयर एडजस्टेड इन द करंट ईयर, या ऐसे बोलो इफ इनकम ऑफ द पास्ट ईयर एडेड टू द इनकम ऑफ करंट ईयर for the purpose of computation of MAT due to application of section 92CC and adjustment for secondary adjustment under section 92CE, then SSC will be eligible for relief as under, और relief का इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, that is A minus B minus D minus C। अब ये A माइनस बी में A क्या है, B क्या है, D क्या है, C क्या है। तो आप इसको ऐसे समझो, इस फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़ो। ये ऐसा है कि इस साल की मैट की इनकम कितनी हो रही है, इंक्लूडिंग आपके एडजस्टमेंट, और ऐसे ही आपको पुराने ईयर की इनकम निकालनी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास्ट ईयर की बुक प्रॉफिट थी सपोज नेगेटिव 300, पास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर नहीं यार, पास्ट ईयर। तो आपने पास्ट ईयर में मैट कितना दिया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना आया आपका, निल, क्योंकि लॉस है, लॉस पे थोड़ी लगेगा टैक्स। करेंट ईयर की आपकी बुक प्रॉफिट कितनी है बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट तो सपोज है 200, तो इस पे आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 15%, यानी 30 लाख। एक बार सरचार्ज और सेस तो इग्नोर कर दीजिए ताकि चीज़ें ज़्यादा आसान रहे, इग्नोरिंग सरचार्ज एंड सेस। अब हुआ क्या कि पास्ट ईयर की कोई एडजस्टमेंट थी अंडर सेक्शन 92CC एंड 92CE, वो एडजस्टमेंट करंट ईयर में हो रहा है, एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 92CC और 92CE इन रिलेशन टू पास्ट ईयर। तो पास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ इनकम इस साल ऐड हो रही है, सपोज 180 लाख की इनकम। इस एडजस्टमेंट के कारण आपकी इस साल की प्रॉफिट मान ली गई 380, और 380 पे 15% टैक्स लग गया 57 लाख। जबकि ये इनकम है पास्ट ईयर से रिलेटेड, यदि पास्ट ईयर में इसे ऐड कर देते, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा है, 380 कर देते हैं, तो यदि आप 580 और 580 का 50% होता है, 15% होता है, अरे कैलकुलेटर वालों, 580 का 15% होता है 87। लेकिन यदि ये 380 की इनकम उसी ईयर ऐड हो गई होती तो उस ईयर में 80 लाख की इनकम आती,
80 लाख पे 15% टैक्स लगता है, सिर्फ 12 लाख। यानी मेरा इस साल इनकम बढ़ गया है, इस साल मेरी इनकम बढ़ गई है 57 लाख से, जबकि उसी ईयर में ऐड होती तो मेरी इनकम बढ़ती 12 लाख से। तो ये तो मेरे साथ जाती हो गई। आई नीड रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). दैट इज 87 minus 30 minus 12 minus 9। हियर आप इसको ए समझिए, बी समझिए और डी समझिए, सी समझिए। तो व्हाट इज योर ए? ए इज द current year MAT on the book profit including adjustment. MAT on current year profit including adjustment. B is MAT on current year profit excluding adjustment. D is MAT on past year profit including adjustment. And C is MAT on past year profit excluding adjustment. तो हमारी ए आ गई करेंट ईयर की प्रॉफिट इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, इस पे मैट आया 87। करेंट ईयर की प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट, इस पे मैट आया 30। यानी एडजस्टमेंट के कारण मेरा टैक्स बढ़ गया 57 करेंट ईयर का। लेकिन यदि ये पास्ट ईयर से रिलेटेड होता तो पास्ट ईयर की इनकम इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट होती मेरी 80 पे 15% 12 और ये पास्ट ईयर का टैक्स व्हाट वी एक्चुअली पेड। तो यू विल गेट अ रिलीफ ऑफ 45 लाख। दैट विल बी योर रिलीफ। यानी आपकी करेंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी 87 में से 45 लाख का आपको रिलीफ मिल जाएगा। बात क्लियर? रिलीफ इज इक्वल टू A minus B minus D minus C and all these. रिटर्न ऑफ इनकम में कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट और है जो इस साल MCQ में तो पकड़े जाएंगे। एक एक करके बताता हूँ। पहला बहुत ही माइनर सा अमेंडमेंट है, लेकिन ध्यान से सुनिए। 139(1) में टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ROI रिटर्न ऑफ इनकम। वो टाइम लिमिट अपने सबको पता है, 3 तरह की टाइम लिमिट है। एक जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए टाइम लिमिट 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और एक जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है उनके लिए टाइम लिमिट है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। और एक जो ट्रांसफर प्राइसिंग में फॉल कर जाते हैं, 92 CA में फॉल कर जाते हैं, उनके लिए टाइम लिमिट हो जाती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अभी तक ये प्रोविजन था कि यदि पार्टनरशिप फर्म या LLP, यदि पार्टनरशिप फर्म या LLP 31 अक्टूबर में फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ टैक्स ऑडिट इट्स कंपल्सरी, तो फिर उनके जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स लिए भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो जाएगी 31 अक्टूबर। ये बात पहले से थी और सबको पता था। इस साल एक माइनर सा अमेंडमेंट ये लाया गया कि यदि पार्टनरशिप फर्म या LLP ट्रांसफर प्राइसिंग में फॉल कर जाती है और इनकी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो जाती है 30 नवंबर, तो लॉ ने इसको क्लियर कर दिया कि इन दैट केस पार्टनर्स की भी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो जाएगी 30 नवंबर। आई होप एकदम क्लियर।
If the firm has the due date of filing of return due to application of section 92 CA etc. 30th November, then its all partner can file return till 30th November. Okay. एक फाइलिंग ऑफ रिटर्न की टाइम लिमिट की बात हो रही है, एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 5A जो हर एक पे एप्लीकेबल नहीं है। वो पुर्तगाल लोग जो पुराने ज़माने में थे, जो अभी भी गोवा में, दमन दीव में, दादर नागर हवेली में सेटल्ड है, उनका अपना एक अलग कस्टमरी वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि उनकी जितनी भी इनकम आती है एक्सेप्ट सैलरी, वो उनके स्पाउस के साथ शेयर होती है। यानी सपोज हस्बैंड ने बिजनेस से कमाया 50 लाख, तो 25 लाख रुपया हस्बैंड के हाथ में और 25 लाख वाइफ के हाथ में जुड़ेगी। वैसे यदि वाइफ ने कमाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी से या हाउस प्रॉपर्टी से 40 लाख, तो 20 लाख रुपया इनकम वाइफ के हस्बैंड के साथ शेयर होगी। मतलब हस्बैंड वाइफ की इनकम कपल्ड होकर इक्वली डिवाइड हो जाएगी एक्सेप्ट सैलरी इनकम। तो उस केस में बोला गया कि यदि हस्बैंड इज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म and the firm has the due date of filing of return due to audit or due to 92 CA either 31st October of assessment year or 30th November of assessment year, then obviously the partner will file return till by 31st October or 30th November of assessment year, and the spouse of the partner who falls under section 5A Portugal provisions, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव के रेसिडेंट्स, उन लोगों के स्पाउस की भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो जाएगी 30th नवंबर और 31st अक्टूबर एज द केस में भी। यानी सपोज एक फर्म है, उसके पार्टनर में वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर पुर्तगाल, आपने ऐसे नाम दे दिया उसका, falls under section 5A, covered under section 5A, and the firm's audit is compulsory. Since firm's audit is compulsory, therefore the firm will file return on or before 31st October. Hence, its partner will also file return on or before 31st October of assessment year. Now, the amendment is that his spouse will also file return, spouse of Mr. Portugal shall also file return on or before 31st October of assessment year. ये अमेंडमेंट मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए कुछ भी वाइटल है, परंतु ठीक है, दिया है तो कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 5 पे इतना वाइटल सेक्शन तो है नहीं, परंतु कुछ नए के चक्कर में पूछ लिया तो बात अलग है। ओके, आगे बढ़े। दूसरे कुछ और पेटी अमेंडमेंट से बात करें हम लोग, जो कि सेक्शंस में आए हैं, इस चैप्टर में आए हैं। चैप्टर का नाम चल रहा है रिटर्न ऑफ इनकम। आप इसे असेसमेंट प्रोसीजर के अमेंडमेंट भी बोल सकते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसीजर। वन 139(4) की टाइम लिमिट 139(4), आई होप आपको नाम बोलने से याद आ रहा है, दिस इज बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट पहले क्या थी उसे आप एक बार भूल ही जाओ। अब बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट ये है कि दिस यू कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न ऑन और बिफोर 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो यदि आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है और आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो ऑन और बिफोर 31st दिसंबर 22। सिमिलरली 139(5) में जो रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट है, दैट ऑल्सो बीन रिड्यूस बाय 3 months। अब रिवाइज रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हो ऑन और बिफोर
31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। 31st दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर के अंदर अंदर आप अपना रिवाइज रिटर्न, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। यदि प्रीवियस ईयर आपका 21-22 है, असेसमेंट ईयर आपका 22-23 है, तो इसका रिवाइज रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न आपने कब भरा होगा? आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा होगा 31/7 ऑफ असेसमेंट ईयर और 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर और 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो जब भी भैया आपने रिवाइज ओरिजिनल रिटर्न भरा था उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसका रिवाइज रिटर्न भर सकते हो टिल 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ये दोनों प्रोविजन क्लियर? यानी बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न के जो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 3 मंथ्स। इसी सिलसिले में 143(1) को लेके आइए, समरी असेसमेंट। आपको पता है समरी असेसमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन देता है। डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन देता है कि भैया आपका समरी असेसमेंट हुआ है। ये इंटीमेशन की टाइम लिमिट पहले थी 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। तो जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा था उस ईयर के एंड से 1 साल। अब इन्होंने इस टाइम लिमिट को रिड्यूस करके बोल दिया 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड, इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। तो सपोज आपने प्रीवियस ईयर 21-22 का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर यानी 22 को। तो लॉ बोलता है कि जिस फिनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न भरा है उस फिनेंशियल ईयर के एंड से 9 मंथ्स के अंदर आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। तो इस फिनेंशियल ईयर के एंड में जाइए 31/3/23, यहाँ से 9 मंथ्स के अंदर आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। सो टाइम लिमिट फॉर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) shall be 31st December 23। यदि इसके अंदर इंटीमेशन ना मिले तो यू आर डीम्ड टू बी समराइज्ड असेस्ड और आपको कोई इंटीमेशन की दरकार है ही नहीं। इसी सीरीज में सेक्शन 143(2) में आइए, आपने नाम सुना होगा इसका, स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट का प्रोविजन ये है कि यदि आपने रिटर्न भरा है और डिपार्टमेंट अपने आप को इंश्योर करना चाहता है कि आपका टैक्स अंडर असेस नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपकी फाइल स्क्रूटनी के लिए खोल सकता है। उसके लिए डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 143(2) में एक नोटिस देता है जिसमें वो एक डेट, टाइम, प्लेस फिक्स करता है और ये बताता है कि इस दिन आप अपने इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स लेके आइए टू सब्सटेंशिएट योर रिटर्न। ये जो 143(2) की टाइम लिमिट है फॉर इनिशिएशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, ये पहले थी 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड एंड गॉड ग्रेस ये टाइम लिमिट अब कट हो गई है। अब डिपार्टमेंट को यदि स्क्रूटनी असेसमेंट करना है तो डिपार्टमेंट को स्क्रूटनी की नोटिस देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 143(2) ऑन और बिफोर 3 months from end of the financial year in which return was filed। और यदि जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा है उस ईयर के एंड से 3 महीने के अंदर आपके पास स्क्रूटनी की नोटिस नहीं आती है तो हुर्रे, अब आपका स्क्रूटनी नहीं हो सकता। द टाइम लिमिट फॉर स्क्रूटनी गॉन। सो द टाइम लिमिट फॉर नोटिस टू इनिशिएट स्क्रूटनी असेसमेंट जो पहले थी 6 months from end of the financial year in which return was filed is now 3 months from end of the financial year in which return was filed। अब सपोज अपने प्रीवियस ईयर 21-22 का रिटर्न भरे है 31 अक्टूबर ऑफ 22।
तो लॉ बोलता है ठीक है, इस ईयर को एंड होने दो, इस फिनेंशियल ईयर को एंड होने दो। कौन से फिनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है? 22-23। 22-23 के एंड से, 22-23 का एंड डेट क्या है? 31 मार्च 23। यहाँ से 3 महीने, यानी 30 जून 23 तक आपके पास स्क्रूटनी की नोटिस आई तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रूटनी का टाइम लिमिट डिपार्टमेंट की तरफ से चला जाएगा। पहले टाइम लिमिट क्या थी? यहाँ पे 6 मंथ्स थी, तो 30 सितंबर 23 तक डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कर सकता था, इनिशिएट कर सकता था। अब डिपार्टमेंट को यदि इनिशिएट करना है तो 143(2) की नोटिस इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर देनी होती। आई होप ये पार्ट क्लियर। उसके बाद एक और बड़ा अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट है 147। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है रीअसेसमेंट और इनकम स्लिपिंग असेसमेंट। इस सेक्शन में 147 में इस साल आमूल चूल परिवर्तन आया, दैट मीन्स ह्यूज अमेंडमेंट, एंड द इफेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट इज दैट ये एक क्वेश्चन इस एग्जाम में इस पर्टिकुलर सेक्शन से पक्का है। 2 पैरा में आप इसको पढ़िए कि पहले क्या प्रोविजंस था, अब क्या प्रोविजंस हो गया। पहले रीअसेसमेंट, इनकम स्लिपिंग असेसमेंट सेक्शन 147 में, मोटा मोटी सेक्शन 147, 148, 149, 150 एंड 151, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे सेक्शंस मिला के रीअसेसमेंट या इनकम स्लिपिंग असेसमेंट बनता था। जहां पे इसमें रीअसेसमेंट की बातें हो रही थी, इसको इनकम स्लिपिंग असेसमेंट बोले तो बेटर है। यहाँ पे इसकी नोटिस की बातें हो रही थी, यहाँ पे इसकी टाइम लिमिट की बातें हो रही थी, यहाँ पे इसकी अथॉरिटी की बातें हो रही थी, यहाँ पे इसकी प्रोसीजर की बातें हो रही थी। ये 5 सेक्शंस तो सेम के सेम है। इस साल 8 सेक्शन और ऐड हो गया, 148A, 8 सेक्शन और ऐड हो गया। आप सोच रहे होंगे 148A यहाँ लिखते तो बढ़िया रहता। हाँ, ये यहाँ लिखते तो बढ़िया रहता, लेकिन लॉजिकली 148A में जो कंटेंट है वो 148 के पहले आने लायक है। हिसाब से इस सेक्शन का नाम होना चाहिए था 147A, परंतु इन्होंने नाम दिया 148A। तो भैया जो इन्होंने नाम दिया मैंने वही लिखा है, लेकिन लिखते समय फ्लो मैंने अपना तय किया है। जब आप 148A पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इससे पहले क्यों आना चाहिए। मेन जो चेंज है कि 147 में किसी भी फाइल को रीओपन करने के लिए, यानी इनकम स्टेप्ड असेसमेंट को करने के लिए एओ के पास शुड हैव रीजन टू बिलीव, दैट वाज द ओल्ड स्टोरी। इफ एओ विश टू रीअसेस एनी इनकम और इफ एओ विश टू स्टार्ट इनकम स्लिपिंग असेसमेंट, तो ऐसा करने के पहले उसके पास कुछ रीजन टू बिलीव होना चाहिए, यानी कोई मटेरियल प्रूफ होना चाहिए कि बंदे की इनकम स्टेटमेंट हुआ है। इसलिए जब भी 148 की नोटिस आती तो 148 में नोटिस बस इतनी आती कि हम आपका इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट करना चाह रहे हैं। मैं पुरानी स्टोरी बता रहा हूं। तो जैसे ही नोटिस आती तो एसएससी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देते कि भाई ये मुझे ये नोटिस क्यों दिए है, इनके पास क्या रीज़न टू बिलीव है। और जैसे ही हाई कोर्ट के पास ये नोटिस रिट पिटीशन जाता, हाई कोर्ट असेसिंग ऑफिसर को बुला के पूछता कि भाई आपके पास क्या रीज़न टू बिलीव है, किस बेसिस पे आपने 147 को रीओपन किया है। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई सॉलिड मटेरियल प्रूफ नहीं होने के कारण 147 इनिशिएट ही नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम को परमानेंटली एंड करने के लिए इन्होंने 147 की नई ड्राफ्टिंग की और सेक्शन 147 से ये वर्ड हटा दिया, रीजन टू बिलीव। यानी अब यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
आपका इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट करना चाहता है तो उसके लिए उनके पास कोई मटेरियल प्रूफ होने की आवश्यकता नहीं है. इफ दे हैव इंफॉर्मेशन, if they have information that income has escaped assessment, then on the basis of that information they can initiate 147. So the word reason to believe has been replaced with the word information. आप समझो रीजन टू बिलीव और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है. मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम स्किप्ड हुई है असेसमेंट से, मतलब आपका जितना असेसमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ऐसी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है. परंतु इंफॉर्मेशन और रीजन टू बिलीव होना बहुत डिफरेंस है. इंफॉर्मेशन मीन्स ए क्लू एंड रीजन टू बिलीव मीन्स मटेरियल प्रूफ. तो एक क्लू होना और एक मटेरियल प्रूफ होने में कितना अंतर है, ह्यूज अंतर है. इसलिए पहले मटेरियल प्रूफ होने पे ही आप 147 इनिशिएट कर सकते थे, अब एक क्लू होने पे भी आप 147 इनिशिएट कर सकते हो. लेकिन 147 इनिशिएट करना हमेशा एसएससीज के लिए खतरनाक है, क्योंकि कोई भी क्लू लेके कोई भी इंफॉर्मेशन लेते यदि आप 147 ओपन करेंगे तो ऐसे एसएससी परेशान हो जाएंगे. इसलिए इन्होंने एक नए सेक्शन का आविष्कार किया, नाम हुआ 148A. इसमें मैं 2 मिनट में आ रहा हूं. अब पुराने प्रोविजंस में क्या था कि इफ यू हैव रीजन टू बिलीव तो आप एक 148 में नोटिस दे दीजिए. नोटिस देके ये बोलिए कि आपकी फाइल रीअसेसमेंट लिए, इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट लिए, असेसमेंट अंडर सेक्शन 47 के लिए सिलेक्ट हुई है, फिल्टर हुई है, तो आप उसके लिए हमें एक रिटर्न फाइल करिए, फ्रेश रिटर्न फाइल करिए. ये प्रोसीजर यहाँ पे भी है, ये लाइनें यहाँ पे भी है कि एसएससी विल बी आस्क्ड टू फाइल अ फ्रेश रिटर्न ऑफ इनकम. लेकिन यहाँ पे 147 में तय हुआ कि आपके पास रीजन टू बिलीव है तो सीधा 148 की नोटिस आ गई. परंतु अब नए प्रोविजन में 147 में यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप सीधा 148 की नोटिस नहीं दे सकते. 147 में यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसके बेसिस पे आप सीधा 148 में नोटिस नहीं दे सकते. उसके पहले आपको कुछ प्रोसीजर करने पड़ेंगे. असेसिंग ऑफिसर क्या प्रोसीजर करेगा? सबसे पहले वो एक शो कॉज नोटिस देगा टू एसएससी, या ऐसे समझिए वो पहले इंक्वायरी करेगा. उसके पास एक इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को लेकर वो आगे इंक्वायरी करेगा. इंक्वायरी करने के बाद जब उसको ये चीज़ थोड़ी स्ट्रांग लगने लगी कि यस स्केपमेंट हुआ है, तो वो एसएससी को पहले शो क्लॉज नोटिस देगा कि भाई मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपका इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट क्यों ना करूं. वाई शुड आई नॉट असेस योर इनकम अंडर सेक्शन 147. ऐसी पहले एक आपके पास क्या आएगी? नोटिस आएगी. शो क्लॉज नोटिस आने के बाद होपफुली एसएससी उसका सही सही जवाब दे देगा. एसएससी की रिप्लाई आएगी. एसएससी की रिप्लाई आ गई तो उस रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है, यस आई गॉट योर पॉइंट, तो इन दैट केस वो हो सकता है इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दे. लेकिन यदि वो एसएससी के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, देन असेसिंग ऑफिसर विल गिव अ नोटिस, इश्यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148. तो आपने देखा 148 की नोटिस आने के पहले एक इंक्वायरी होगी, एक शो कॉज नोटिस दी जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. उसके बाद एसएससी की रिप्लाई कंसिडर करने के बाद डिपार्टमेंट विल इश्यू अ नोटिस. डिपार्टमेंट विल, यहाँ पे भी इसको थोड़ा और ऐसे करो, एओ विल पास ऑर्डर that case is fit for assessment under section 147. तो
पहले आपने इंक्वायरी किया, फिर आपने सो क्लॉज नोटिस दिया एसएससी को, एसएससी की रिप्लाई आई, आपने उसे कंसिडर किया, कंसिडर करने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है द केस इज फिट फॉर 147 और नॉट. And if you feel that case is fit for 147, then you will have to issue an order. Which order? Assessment order नहीं. Order that the case is fit for reassessment. उसके बाद इस ऑर्डर आने के बाद then 148 की नोटिस आएगी. तो सर इस ऑर्डर का औचित्य क्या है? ये ऑर्डर है ताकि इसे भी चैलेंज किया जा सके. You can challenge an order, you cannot challenge a notice. इसलिए पहले क्या होता था, नोटिस आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, रिट पिटीशन फाइल करिए हाई कोर्ट में, बेवजह हाई कोर्ट के ऊपर लोड. अब क्या हो रहा है भाई, ऑर्डर पास हो रहा है, ऑर्डर के अगेंस्ट में तो आप अपील कर सकते हो ना, कमिश्नर अपील को, ITAT को. यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, नोटिस इज नॉन अपीलेबल. तो नोटिस के अगेंस्ट में आप, किसी भी नोटिस के अगेंस्ट में आप कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते. नोटिस के अगेंस्ट में आप सिर्फ एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते थे, और रिट पिटीशन सिर्फ हाई कोर्ट में होता है. तो बेवजह हाई कोर्ट के ऊपर लोड जा रहा था, क्योंकि रीअसेसमेंट तो होता ही है लोगों का. लेकिन अब क्या होगा, रीअसेसमेंट तो होगा नहीं, अब होगा एक ऑर्डर पास होगा. नोटिस तो आई नहीं, एक ऑर्डर आया है, आप इस ऑर्डर को चैलेंज कर दो. खैर 148 की प्रोसीडिंग्स होने के बाद देन 148 आएगा. आई रिपीट, 148A की प्रोसीडिंग्स फिनिश होने के बाद देन 148 में 147 के लिए नोटिस आएगी, इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट की नोटिस आएगी. अब अगला अमेंडमेंट ये है कि जो टाइम लिमिट फॉर नोटिस थी पहले, वो थी 4 साल, 6 साल और कभी कभी 16 साल. यानी एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से कभी कभी पहले ये नोटिस 4 साल तक आती, कभी 6 साल तक आती, कभी 16 साल तक आती. अब इसकी टाइम लिमिट रिड्यूस करके कर दिया गया 3 साल. यानी फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 148 की नोटिस आ सकती है सिर्फ 3 साल तक. और यदि आपके पास फॉरेन एसेट है और उस फॉरेन एसेट के कारण स्केपमेंट हुआ है और इनकम 50 लाख से ज़्यादा स्केप हुई है या 50 लाख या उससे ज़्यादा स्केप हुई है, तो फिर 10 साल तक ये नोटिस आ सकती है. यानी नॉर्मली ये नोटिस आपके हमारे लिए नोटिस आ सकती है 3 साल तक. और जिनके पास फॉरेन एसेट है, वहाँ से स्टेटमेंट हुआ है, स्टेटमेंट 50 लाख से ज़्यादा हुआ है, तो ये नोटिस आ सकती है 10 साल तक. एनी हाउ 16 साल से तो फिर भी बहुत कम है. और ये जो था कि 1 लाख के ऊपर होते ही 6 साल तक ये नोटिस आ सकती है, तो लिटरली इफेक्टिवली 6 साल की टाइम लिमिट थी, जो अब इफेक्टिवली 3 साल की टाइम लिमिट कर दिया गया है. यानी इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट को भी बहुत फास्ट बना दिया. 3 साल बीत गए तो प्रोबेबली आपके ऊपर इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट की नोटिस ही नहीं आएगी, बात खत्म. ये बहुत ही वेलकम चेंज है. अगली बात कि 147 में जो एग्जाम्स में हिट करने लायक प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस है, एक तो रीजन टू बिलीव वर्ड एलिमिनेट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, आपको उसी जगह इंफॉर्मेशन लिखना है. 148A के 4 स्टेप्स लिखना है, इंक्वायरी, सो क्लॉज नोटिस, एसएससीज रिप्लाई को कंसिडर करिए और उसके बाद एक ऑर्डर पास करिए दैट द केस इज फिट फॉर 147. 148 के नोटिस का प्रोसीजर सेम है कि आप रिटर्न फाइल करिए. रिटर्न फाइल करने के बाद आपका 143(2) का स्क्रूटनी की नोटिस जाएगी और उसके बाद 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट जैसे होता था वैसे ही होगा. और यदि 148 की नोटिस आने के बाद भी आपने रिटर्न नहीं भरा, तो फिर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 144. तो वो सारी प्रोसीडिंग्स, वो सारी बातें सब की सब सेम है, लेकिन मेन चेंज आया है टाइम लिमिट में, रीजन टू बिलीव में और 148A का नोटिस के पहले वाले प्रोसीजर में. एक और बड़ा अमेंडमेंट आया, वो भी सुनते जाओ आप, उसके बाद अपने से थोड़ा और फॉर्मल वे में कर लेंगे. पहले सर्च एंड सीजर का एक अलग असेसमेंट होता था सेक्शन 153A में.
यदि आपकी फाइल सर्च एंड सीजर में सेलेक्ट हुई, आपके अगेंस्ट में सर्च एंड सीजर हुआ, तो उसके बाद एक ब्लॉक असेसमेंट होता है, एक असेसमेंट होता, वो असेसमेंट होता था सेक्शन 153A में। अब वो प्रोविजंस एलिमिनेट, डिलीट हो गया। अब प्रोविजन ये आ गया कि आपका सर्च एंड सीजर के बाद भी जो असेसमेंट होगा वो 147 में ही होगा, यानी 153A subsumed in section 147. So this was the major notable amendment, और ये तो आपको पहले से पता है कि सारे असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट है, तो वो तो बताने की बात नहीं है, लेकिन प्रोसीजरल पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक आपने सेक्शन 147 को ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन में कंपेयर कर करके पढ़ा। अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, 147 के ओल्ड प्रोविजन को मारो गोली, वो तो जा चुका है। अब हम लोग 147 के सिर्फ न्यू प्रोविजंस को पढ़ेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि 147 का एक क्लियर सेट ऑफ माइंड दिमाग में बैठेगा और नॉलेज थोड़ा और उम्दा होगा। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से कि यदि असिस्टेंट ऑफिसर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि किसी एसएससी का इनकम असेसमेंट स्किप कर गया है, तो फिर डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में 148A की प्रोसीडिंग शुरू करेगा। 148A की प्रोसीडिंग्स में जाने के पहले अपने पहले इस मुद्दे पे बात करें कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन हियर मीन्स। व्हाट डज इंफॉर्मेशन हियर मीन? यहाँ पे इंफॉर्मेशन शब्द का मतलब क्या है, कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे सपोज कोई एसएससी ने किसी एसएससी के अगेंस्ट में आपके पास एक मनी रिसीट आ गया है, तो इज दैट इंफॉर्मेशन? कोई एक इंफॉर्मेशन मतलब एक कोई बिल मिल गया उसका, तो इज दैट इंफॉर्मेशन? व्हाट इज एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मीन? तो इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्लियर किया एक्सप्लेनेशन के द्वारा। दो एक्सप्लेनेशन में इंफॉर्मेशन वर्ड को क्लियर किया गया। एक्सप्लेनेशन वर्ड, यदि सीबीडीटी के द्वारा संचालित जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें एसएससी के अगेंस्ट में कोई इंफॉर्मेशन फ्लैग कर गई, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑपरेट करता है जिसमें उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। यदि सीबीडीटी की आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आप एसएससी के अगेंस्ट में फ्लैग कर गई, फ्लैग से पा दिया उसका, तो फिर उसको कंसिडर किया जाएगा इंफॉर्मेशन। या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने किसी बंदे का असेसमेंट करते समय एक फाइनल ऑब्जेक्शन रेज किया दैट द असेसमेंट हैज नॉट बीन डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। Assessment has not been done as per the provision of this act. यदि ऐसी कोई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो दैट ऑब्जेक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन। तो ये दो डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की। एक और एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कुछ और बातों को इंफॉर्मेशन माना। पहली बात, यदि आपके अगेंस्ट में सेक्शन 132 में सर्च हुआ है या सेक्शन 132A में या फिर सेक्शन 132A में आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स
बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्विजिशन की गई है तो ये इंफॉर्मेशन माना जाएगा, दैट विल डीम टू बी इंफॉर्मेशन। या फिर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 133A में सर्वे हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर 1421 के बाद आपके अगेंस्ट में सेक्शन 133A में सर्वे हुआ है तो दैट्स ऑल डीम टू बी इंफॉर्मेशन। वैसे ही किसी और बंदे का 132 में सर्च हो रहा था और उस सर्च के दौरान कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मनी, कुछ बुलियन हाथ में आए हैं which are not belonging to that other person, rather belongs to you. That belongs to you. In that case, that will deem to be the information. वैसे किसी अदर बंदे का 132A में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स रिक्विजिशन की गई थी, परंतु बाद में मालूम पड़ा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स उसकी नहीं है, आपकी है, या उसमें गिवन इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है, आपकी है। इन दैट केस दैट्स आर डीम्ड टू बी बिलोंग्स टू एसएससी, देन इट विल डीम टू बी इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम में आपसे इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट ये भी पूछ सकता है, तो दिस इज हियर इंफॉर्मेशन मीन्स। आप इसको परेशान मत होइए, सेम की सेम जो लैंग्वेज है एग्जैक्ट वो हम आपको वर्ड फाइल में इस वीडियो के नीचे दे देंगे। तो दैट्स नॉट एन इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पूरा इसका लिटरेचर मिल जाएगा। खैर, अभी अपने बात कर रहे हैं कि दिस विल डीम टू बी इंफॉर्मेशन। अब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो डिपार्टमेंट ये मानेगा कि यस इनकम स्टेटमेंट हुआ है, और फिर वो 147 से कहाँ जाएगा, 148A में। अब 148A में वो इस अगेंस्ट में इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी करने के बाद यदि उसे लगा यस स्टेटमेंट हो रहा है, रीजन टू बिलीव वर्ड तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, इंक्वायरी करने के बाद डिपार्टमेंट आपको एक सो कॉज नोटिस देगा कि आपके अगेंस्ट में इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट क्यों ना करे। आपको उसको रिप्लाई करना है। आपको रिप्लाई करना है विद इन 7 days to 30 days। मतलब you will be given a time within which you need to respond, but the time given shall be minimum 7 days and maximum 30 days। ऑफ कोर्स एक्सटेंशन का ये पावर है कि जरूरत पड़ने पे आप यदि रिक्वेस्ट करेंगे कि आई नीड मोर टाइम, तो ये टाइम लिमिट एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन एक बार एओ आपको टाइम देगा मिनिमम 7 days मैक्सिमम 30 days की टाइम लिमिट टू रिस्पॉन्ड टू माई सो कॉज नोटिस। आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके रिस्पॉन्ड को कंसिडर करते हुए एओ विल पास द ऑर्डर वेदर द केस इज फिट फॉर 147 और नॉट। यहाँ तक आपने किया। यहाँ पे मैंने आपको नया क्या बताया, टाइम लिमिट मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 30 days। अच्छा, ये भी बता दूँ 148A की जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है वो भी है 30 days फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच यू रिस्पॉन्डेड टू सो कॉज नोटिस। ठीक है, इसको समझिए आप। सपोज 1 जुलाई को आपके अगेंस्ट में नोटिस आई, आपको सो कॉज नोटिस मिली। सपोज आपको बोला गया 20 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करिए। You may be asked to respond within 7 days to 30 days। सपोज आपने 18 जुलाई को रिस्पॉन्ड कर दिया, तो इस मंथ में, जिस मंथ में आप रिस्पॉन्ड किए, उस मंथ के एंड में जाइए। यहाँ से 30 दिन आपको दिए जाएंगे, यानी 30th अगस्त तक ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 विल बी पास। Order under section 148A will be passed that whether this case is fit for 147 or not। ऑर्डर आने के बाद फिर डिपार्टमेंट 148 में आपको नोटिस देगा। नोटिस की टाइम लिमिट आपको पहले ही बता दी गई है 3 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन जनरल। लेकिन यदि फॉरेन एसेट भी इन्वॉल्व है, इनकम स्टेटमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो फिर 148 की नोटिस आ सकती है 10 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर।
एक बात बीच में और बता दूं, यदि मामला इन 3 का है, देखो ये 3 की बात नहीं हो रही, हाँ बात हो रही है इन 3 का है, तो इन 3 में 148A प्रोसीजर नॉट टू बी फॉलोड, नीड नॉट टू फॉलो। समझो क्या हो रहा है। सर्च हुआ, सर्च होने के बाद आपके अगेंस्ट में हमारे पास प्रूफ है, ऑब्वियसली पेपर से सर्च हुआ तो मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सब है। अब यदि ऐसे में मैं आपको नोटिस दूंगा, 148A के प्रोसीजर्स फॉलो करूंगा, तब तक तो आप सब गायब कर देंगे। इसलिए सर्च वाले केस में तो चट मंगनी पट ब्याह वाला केस है, यहाँ सर्च मारो, उधर फटाफट असेसमेंट शुरू करो, बंदे के ऊपर असेसमेंट ऑर्डर मारो, कहीं ये पेपर गायब ना कर दे। इसको किस बात की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसके अगेंस्ट में सर्च हुआ है ना। तो इसलिए सर्च के केस में ये सर्च, ये सर्च, ये सर्च, सर्वे की बात नहीं हो रही है। सर्च या रिक्विजिशन ऑफ बुक्स अकाउंट 132 या 132A के केस में, इन 3 केसेस में 148A का प्रोसीजर्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु स्टार मार्क जहां मारा हुआ है वहां पे 148A का प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। यहां पे भी तैयार 148 CAG का ऑब्जेक्शन है, और कितनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एनी हाउ, जो था वो मैंने आपको बता दिया। आगे अपने बात कर रहे हैं 148A का प्रोसीजर्स हो गया, ऑर्डर आ गया, 148 की नोटिस आ गई, नोटिस से टाइम लिमिट बता दिया, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, 10 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपको बोला जाएगा रिटर्न फाइल करिए, आपने रिटर्न भरा तो स्क्रूटनी की प्रोसीडिंग चलेगी, आपने रिटर्न नहीं भरा तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की प्रोसीडिंग चलेगी, और उसके बाद एक असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। टाइम लिमिट फॉर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर इज 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच यू फाइल द रिटर्न। तो जिस ईयर में आपने ये रिटर्न भरा, कौन सा रिटर्न, अरे 148 में नोटिस दी ना, फाइल अ फ्रेश रिटर्न, तो आपने रिटर्न भरा होगा, तो जिस दिन आपने वो रिटर्न भरा उस ईयर के एंड से 9 months के अंदर 147 का असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कब 148A की प्रोसीडिंग्स की दरकार नहीं है, और सर्च इसमें मर्ज हो गया, सर्वे भी नया इंसर्ट हो गया, लेकिन सर्वे में 148A की प्रोसीडिंग्स की दरकार है, सर्च में 148A की प्रोसीडिंग्स की दरकार नहीं है, एंड टाइम लिमिट 9 months, सब आपको क्लियर। तो आई होप 147 का जो अमेंडमेंट पार्ट था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। एग्जाम में इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिटर्न ऑफ इनकम में सेक्शन है, सेक्शन 234F। सेक्शन 234F में बोला हुआ है यदि कोई बंदा अपना रिटर्न लेट भरता है तो उसको ऊपर पेनल्टी लगेगी। यदि वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरता है तो उसको ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये, और 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर के बाद रिटर्न भरता है तो उसको ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये। परंतु आप सभी को पता है कि अब 31 दिसंबर के बाद, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद तो रिटर्न भरा ही नहीं जा सकता। तो जब 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरा ही नहीं जा सकता तो फिर 10,000 की पेनल्टी का कोई औचित्य नहीं है। Considering this, they have made the amendment that penalty of rupees 10,000 under section 234F is no more applicable. Now, under section 234F, if a person fails to file return of income, then the penalty under section 234F shall be simply rupees 5,000. But one more thing to be noted कि 1,000 रुपये की सिंपल पेनल्टी भी लगती है। यानी यदि आपकी टोटल इनकम, यानी आपका टैक्स पेबल है ही नहीं, और टोटल इनकम आपकी 5 लाख के अंदर है, तो जिनकी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर है उनके ऊपर लेट फीस लगेगी सिर्फ
1000 रुपये। तो आज यदि आपने रिटर्न लेट भरा तो बस 2 बातें पूछी जाएगी, बाबू इतना बता दो कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है कि 5 लाख तक है। यदि आपने बोला हमारी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो पेनल्टी लगेगी 5000 रुपये, आप इसको लेट फीस बोलिए। और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस लगेगी सिर्फ 1000 रुपये। विद दिस सिंपल नोट आपका ये 234F वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये वाइटल है।